नमस्कार दोस्तों। आइए सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक प्रीमियम और पूरी तरह से परीक्षा उपयोगी रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप हमारे इस खास 3D ग्लॉसी सेटअप में देखेंगे, हम उन सभी कानूनों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारे आधुनिक प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे की मजबूत नींव रखी। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। और दोस्तों, इस विश्लेषण को हमने विशेष रूप से तेज और सटीक रिवीजन के लिए डिजाइन किया है। स्क्रीन पर आपको कोई फालतू टेक्स्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ सीधे और काम के तथ्य। हमारा लक्ष्य है कम से कम समय में आपको वो हाई यील्ड पॉइंट्स देना जो सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी बिना किसी भटकाव के सीधा फोकस। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को दो साफ सुथरे हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला है 1773 से 1858 तक का कंपनी शासन और दूसरा है 1858 से 1947 तक का ताज का शासन या क्राउन रूल। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कंपनी शासन के दौरान ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक के बाद एक कई एक्ट पारित किए। शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और फिर हर 20 साल के गैप पर एक नया चार्टर एक्ट आता है, जैसे 1793, 1813, 1833 और आखिर में 1853। याद रखने के लिए ये 20 साल का पैटर्न बहुत काम का है। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने का पहला असली प्रयास था और परीक्षा के नजरिए से इसके फैक्ट्स बहुत ही सीधे हैं। बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये पद संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनी। इसके अलावा 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। सीधा और स्पष्ट है ना? बिल्कुल। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। इस एक्ट ने द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया। आसान भाषा में कहें तो यहीं से कंपनी के कामकाज में ब्रिटिश सरकार की सीधी और साफ दखलंदाजी शुरू हो जाती है। राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कामों को एकदम अलग कर दिया गया। और ये बंटवारा हुआ कैसे? इसे आप साफ देख सकते हैं। सत्ता का एक नया बैलेंस बनाया गया। राजनीतिक मामलों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जिसमें 6 ब्रिटिश मंत्री शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के व्यापारिक मामलों का कंट्रोल निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही छोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं 1793 और 1813 के चार्टर एक्ट्स की तरफ। 1793 में तो बस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 1813 तक आते आते माहौल बदल गया। 1813 में कंपनी की इस मोनोपोली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बस 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद छोड़े गए। पहला चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ। 1813 में ही पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आधिकारिक अनुमति मिल गई। अब जरा इस चमकते हुए नंबर पर ध्यान दीजिए, 1 लाख रुपए। आज भले ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन सोचिए 1813 में ये कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर तय किया कि भारतीयों की शिक्षा पर हर साल कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा की दिशा में ये ब्रिटिश शासन का पहला औपचारिक कदम था। इसके ठीक 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट ने क्या किया? इसने पूरे प्रशासन का पूरी तरह से केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। इसी एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला भारतीय विधि आयोग बना। साथ ही दास प्रथा को अवैध करार दिया गया और पूरे देश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड विधानमंडल की नींव रखी गई। अब हम आ गए हैं कंपनी शासन के आखिरी महत्वपूर्ण कानून पर, 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, यह एक्ट बहुत खास है क्योंकि इसने पहली बार विधायी और कार्यपालिका यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को साफ साफ अलग कर दिया। और हाँ, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता या ओपन कंपटीशन की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनी। एक और बड़ा पॉइंट, पहली बार प्रांतों को विधायी प्रतिनिधित्व भी इसी एक्ट ने ही दिया था। तो यहां समाप्त होता है कंपनी का शासन। 1857 की क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे और बहुत ही रोमांचक भाग में प्रवेश कर रहे हैं। ताज का शासन 1858 से 1947। अब सत्ता पूरी तरह से और सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। बिल्कुल। 1858 में भारत के उत्तम शासन हेतु अधिनियम लाया गया, जिसने कई बड़े और निर्णायक बदलाव किए। जो पद पहले गवर्नर जनरल का था, वो अब वाइसरॉय कहलाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइसरॉय। पुरानी द्वैध शासन व्यवस्था को उठाकर बाहर कर दिया गया। उसकी जगह ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री को भारत राज्य सचिव बनाया गया और उनकी मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक नई भारत परिषद का गठन हुआ। आगे चलकर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने भारतीय इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका सीधा मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होंगे जहां वो अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की यह पहली आधिकारिक एंट्री थी, और यही वजह है कि लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। भले ही 1909 के एक्ट से सांप्रदायिकता ने प्रवेश किया हो, लेकिन इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक और पॉजिटिव पहलू भी था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। जरा सोचिए, उन्हें इस परिषद में एक कानूनी सदस्य के रूप में जगह मिली। प्रशासन के इतने ऊंचे स्तर पर एक भारतीय की नियुक्ति ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब छलांग लगाते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर। इस एक्ट ने प्रांतों में एक नया सिस्टम लागू किया जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। प्रशासनिक विषयों को दो साफ हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ हैं हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, जो भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, और दूसरी तरफ आरक्षित विषय जैसे पुलिस और राजस्व, जिन पर पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों का ही कंट्रोल रहा। इसी एक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल का दायरा और बढ़ा दिया। अब सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन एग्जाम के लिए एक और बेहद जरूरी फैक्ट है। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सीपीएससी की स्थापना। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक पक्का ढांचा तैयार करने का काम इसी 1919 के अधिनियम का ही नतीजा था। और अब हम उस अधिनियम पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत कानून था। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे आज के आधुनिक भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख नींव है। इस 1935 एक्ट ने मुख्य रूप से 3 बड़े संस्थानों और ढांचों का निर्माण किया। पहला, प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दूसरा, हमारा अपना भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में ही हुई। और तीसरा, 1937 में स्थापित हुआ संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। ये तीनों ही पॉइंट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 3 बड़े कामों के अलावा भी कुछ हाई यील्ड तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। 1935 के एक्ट ने एक अखिल भारतीय संघ बनाने की भी कोशिश की। प्रांतों को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और पहली बार महिलाओं को सीमित रूप से वोट डालने का अधिकार भी मिला। और आखिरकार वो समय आ ही गया, स्वतंत्रता की ओर हमारा अंतिम और सबसे बड़ा कदम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये एक्ट पूरी तरह से माउंटबैटन योजना पर आधारित था। 15 अगस्त 1947। दोस्तों, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। सदियों का लंबा संघर्ष, अनगिनत बलिदान आखिरकार इस दिन अपने मुकाम पर पहुंचे। आज़ादी मिलते ही पूरा प्रशासनिक ढांचा बदल गया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले सभी पद, जैसे कि भारत सचिव का पद, तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिए गए। सत्ता के इस ट्रांसफर के दौरान लॉर्ड माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और सबसे बड़ा बदलाव, 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसी को अब इस नए आज़ाद भारत की आधिकारिक संसद का दर्जा दे दिया गया। इसी सभा ने हमारे देश का महान संविधान तैयार किया। तो दोस्तों, आज के इस बेहद शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण का समापन हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। सोचिए, ब्रिटिश शासन के इन तमाम अधिनियमों ने हमारे आधुनिक भारतीय संविधान के किन किन प्रमुख हिस्सों को आकार दिया है।
1773 से 1947 तक की इस टाइमलाइन को जब आप संविधान के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगले विश्लेषण में ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्यों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।